अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सोल्यूशन का एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी होती क्या है? सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि सपोज हमारे पास क्या है, यूनिट वॉल्यूम सॉल्वेंट है कोई भी, ठीक है। यूनिट वॉल्यूम बोले तो 1 लीटर ले लें या 1 सीसी, हम क्या है कोई भी वॉल्यूम कंसीडर कर लें, या सपोज हमने 1000 ml क्या है हमने कोई वॉल्यूम ले लिया। ओके, तो हमारे पास क्या है कि यूनिट वॉल्यूम सॉल्वेंट है, तो हम उसमें कितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व कर दें कि हमें एक सैचुरेटेड सोल्यूशन मिल जाए, तो वही क्या होती है हमारी सॉल्युबिलिटी। ओके, तो क्या होती है कि सपोज ये हमारे पास कोई कंटेनर है और इसमें क्या है यूनिट वॉल्यूम सॉल्वेंट, सपोज 1 लीटर कोई भी सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो हम इसमें कितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व कर दें, मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व कि हमें क्या है सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाए। ओके, तो यही क्या होती है, यही हमारी सॉल्युबिलिटी होती है कि मींस हम अपने यूनिट वॉल्यूम सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व कर दें कि हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाए। यही डेफिनेशन लिखी हुई है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या है सॉल्यूट डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे हम जो सॉल्युबिलिटी को किस किस टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, ग्राम पर लीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इसे कि सॉल्यूट हमारा ग्राम में है और सॉल्वेंट हमारा लीटर में दिया हुआ है, ठीक है। मोलरिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज मोल पर लीटर। ओके, सॉल्युबिलिटी को हम मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी एक्सप्रेस करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ओके, ये क्या है जीटा जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ओके, इन टर्म्स में हम क्या है एक्सप्रेस करते हैं सॉल्युबिलिटी को। इसके बाद हम कुछ फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जिन पे हमारी सॉल्युबिलिटी क्या है डिपेंड करती है। ओके, तो फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स। ओके, तो पहला फैक्टर क्या है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ हमारा एज लाइक एज रूल लगता है, ठीक है, मींस लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर हमारे पास कोई पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो उसमें पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो उसमें नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। क्या, लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, सपोज हमारे पास क्या है कोई पोलर सॉल्वेंट है जैसे कि वाटर है। ओके, वाटर क्या होता है हमारा पोलर सॉल्वेंट होता है, तो इसमें क्या है पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होगा। ओके, सपोज हमारे पास क्या है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है कोई,
जैसे कि बेंजीन C6H6। ओके, तो इसमें क्या है कि नॉन पोलर सॉल्यूट होना चाहिए, हमारा जो सॉल्यूट है वो भी नॉन पोलर होना चाहिए, तभी वो एक दूसरे में क्या है डिसॉल्व होंगे। ओके, नेक्स्ट फैक्टर क्या होता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर ओके, ठीक है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इनसे क्या बनता है हमारा सोल्यूशन। ओके ना, तो जो चीज हमारी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जो लार्ज अमाउंट में हो उसे सॉल्वेंट। तो अगर हमारी रिएक्शन क्या है कि एक्सोथर्मिक हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है जिनमें क्या है कि हीट रिलीज हो, मींस जब हमारा सोल्यूशन फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे क्या है हीट रिलीज हो रही है। तो हम क्या मान रहे हैं कि सपोज हमारी जो अबव रिएक्शन है, इफ अबव रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारी क्या है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हीट भी ज्यादा रिलीज होगी, तो यहाँ पे हमारी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। मोस्टली हमारी रिएक्शन क्या होती है एक्सोथर्मिक ही होती है। अब अगर हमारी रिएक्शन है एंडोथर्मिक है तो क्या होगा कि अगर हमारी सपोज इफ आवर रिएक्शन इज अ एंडोथर्मिक, अब रिएक्शन क्या है हमारी एंडोथर्मिक है, तो यहाँ पे क्या है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे हमारी सॉल्युबिलिटी भी क्या है इंक्रीज करती है। ठीक है, तो ये दो फैक्टर थे। पहले क्या है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मींस लाइक डिसॉल्व लाइक, अगर हमारा पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें हमारा पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होगा, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो नॉन पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होगा। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या है कि अगर सपोज हमारी रिएक्शन क्या है एक्सोथर्मिक मींस हीट रिलीज हो रही है, तो इस केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या है हमारी डिक्रीज कर जाएगी। ओके, और अगर हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ साथ उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। और नेक्स्ट जो फैक्टर है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है, उसी में हम क्या पढ़ेंगे हेनरी लॉ भी हम उसी में डिस्कस करेंगे, डेट इज प्रेशर। ओके, थर्ड फैक्टर इज प्रेशर, जिस पर हमारी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। थर्ड फैक्टर इज प्रेशर। ठीक है, कि प्रेशर का हमारा सॉल्युबिलिटी पे क्या रोल होगा। सपोज अगर हमारा सॉल्यूट क्या है या तो सॉलिड हो या लिक्विड हो, तो क्या इस कंडीशन में हमारे प्रेशर का कोई रोल होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं उनकी क्या है एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है, मींस एक फिक्स्ड शेप होती है। तो अगर हम उस पर प्रेशर भी अप्लाई करें तो यहाँ पे क्या है कि कोई खास इफेक्ट नहीं आएगा सॉल्युबिलिटी पे, मींस उनकी शेप वगैरह कुछ भी चेंज नहीं हो रही। प्रेशर की वजह से क्या है कि सॉल्युबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। अगर हमारा सॉल्यूट सॉलिड या लिक्विड है तो इस केस में क्या है प्रेशर डज नॉट एनहांस सॉल्युबिलिटी। solubility
रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूट। ओके, अगर सपोज यहाँ पे अब हमारा सॉल्यूट गैस होगा तो क्या होगा, तो मीन्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इफेक्ट आएगा हमारे प्रेशर का। मीन्स क्यों, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल तो बहुत दूर दूर होते हैं, तो जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे उस पर, तो उनकी शेप चेंज होगी। ठीक है ना, गैसियस मॉलिक्यूल की क्या है कि शेप चेंज हो रही है, तो शेप चेंज हो रही है, तो ड्यूरिंग कंप्रेशन क्या है कि प्रेशर इंक्रीज कर रहा है वहाँ पे, तो प्रेशर के बढ़ने से वहाँ पे हमारी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। ओके, तो हम गैस सॉल्यूट क्या है हमारा गैस, उस केस को लेके कंसीडर करते हैं। यहीं से हमारा हेनरी लॉ भी आएगा। ठीक है, तो अगर हमारा सॉल्यूट क्या है, गैस है, तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर क्या है इंक्रीज करेगा, प्रेशर के बढ़ने से हमारी सॉल्युबिलिटी भी यहाँ पे क्या है बढ़ेगी। ठीक है, यहीं पे हमारा हेनरी लॉ आता है। हेनरी लॉ क्या कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस in a liquid is directly proportional to partial pressure of that gas above liquid surface। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे हम जो सॉल्युबिलिटी है उसे मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी गैस ए, तो ये क्या कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी जो है हमारी गैस की लिक्विड में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस अबव लिक्विड सरफेस। ओके, तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस ए और यह है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए। ठीक है, ये है पार्शियल प्रेशर। above liquid surface। ओके, तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, पी, तो हमारे पास क्या है, एक ही रिलेशन आ गया। यही हमारा क्या होता है, हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ। ओके, अभी इसका एक और फेमस स्टेटमेंट है, हम वो भी डिस्कस करेंगे इसके बाद। ठीक, ओके, और ये क्या है, ये हमारा हेनरी कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं।
इसकी जो हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। तो हम इसके बाद क्या है, पहले हेनरी लॉ डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये जो हमें रिलेशन मिल रहे हैं इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे कि जिससे हमें रिलेशन अप्लाई करना आ जाए, कि अगर क्वेश्चन आता है तो हमें वो कैसे रिलेशन को अप्लाई करना है, फॉर्मूले को अप्लाई करना होता है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, हेनरीज लॉ का। क्या होता है हेनरीज लॉ? द पार्शियल प्रेशर of a gas in vapor phase is directly proportional to mole fraction of a gas in the solution। ओके, तो ये वाला मेनली काफ़ी बुक्स में भी दिया हुआ है। तो क्या है ये कि हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, सपोज हमारे पास कोई गैस ए है, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट के एच जीटा ए। तो यही क्या है, यही हमारा रिलेशन होता है हेनरी लॉ का। और के एच क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। ओके, तो अगर हम इस रिलेशन को देखें तो ये जो हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं कि इंडिविजुअल मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मींस ये तो यूनिट लेस टर्म है। ओके, तो अगर हम यूनिट निकालें, यूनिट ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, तो वो किस पर डिपेंड कर रही है, प्रेशर पे। तो यूनिट ऑफ हेनरीज कांस्टेंट किस पर डिपेंड कर रही है, यूनिट ऑफ प्रेशर पे। तो अगर हमारी प्रेशर की क्या यूनिट हो सकती है, केएच की। अगर प्रेशर हमारा सपोज एटीएम में है तो केएच भी हमारा क्या आएगा, एटीएम में। ओके, अगर हमारा प्रेशर पास्कल में है तो के की यूनिट भी क्या होगी, केएच की पास्कल, एमएमएचजी। तो ये सारी यूनिट क्या है, या टॉर, ये सब यूनिट किसकी होंगी, केएच की। मींस केएच की क्या यूनिट होंगी, जो हमारे प्रेशर की यूनिट होंगी वही हमारी केएच की यूनिट होंगी। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है हेनरीज कांस्टेंट की, कि मींस ये टेम्परेचर के साथ कैसे एक्ट करता है, ये सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट है इसका, तो ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हेनरीज लॉ बोल दीजिए या हेनरीज कांस्टेंट की। तो क्या है, जो हमारा केएच है, हेनरीज कांस्टेंट क्या है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मींस जैसे जैसे अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा क्या है कि जितनी ज्यादा हमारी केएच की वैल्यू होगी उतनी ही कम क्या है, हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज होगी। मींस जितनी ज्यादा केएच की वैल्यू होगी उतना ही हमारी गैस कम सॉल्युबल होगी लिक्विड में। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ KH lower will be the value of lower will be the solubility, sorry, lower will be the solubility of gas in liquid। तो यहाँ पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल भी देते हैं, उससे ये दोनों ही फैक्टर आपको समझ में आ जाएंगे। जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, मीन्स जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, वो क्या है, कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू हॉट वाटर। अब ऐसा क्यों, क्या एग्जाम्पल है हमारे पास कि हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, animals are more comfortable in cold water। अब ऐसा क्यों, ठीक है, तो कोल्ड वाटर मीन्स हमारा टेम्परेचर क्या है, कम है, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम है तो हमारा KH की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी, ओके। अगर KH की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो मीन्स वहां पर जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो लिक्विड में वो इंक्रीज कर जाएगी, मीन्स सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इंक्रीजेस। तो इसी वजह से हमारे क्या है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो हमारे कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ओके। अब इसके बाद हम इसकी कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, उससे आपको ये टॉपिक और ज़्यादा क्लियर होगा कि एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है। तो पहली एप्लीकेशन क्या है कि ऐसे पीपल्स जो हमारे हायर एल्टीट्यूड पर रहते हैं, पीपल्स मीन्स हिली एरियाज में, पीपल्स लिविंग एट हायर एल्टीट्यूड, ठीक है, या फिर जो हमारे क्लाइंबर्स होते हैं उनके लिए, फॉर क्लाइंबर्स। तो ये लोग क्या है, एक डिसीज को एक्सपीरियंस करते हैं, एनोक्सिया, एनोक्सिया डिसीज। एनोक्सिया डिसीज में क्या होती है कि हमें एक तो बॉडी हमारी थकी थकी फील होती है, और मेंटली क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये हमारा एनोक्सिया डिसीज में होता है। तो ये एनोक्सिया डिसीज क्यों होती है वो हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हेनरीज लॉ। तो हायर एल्टीट्यूड बोले तो हिल एरियाज के माउंटेन्स वगैरह पर। तो सपोज ये हमारा कोई माउंटेन है, ओके, ये हमारा कोई पर्सन है यहाँ पे, ओके ओके। तो जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं हमारा क्या है, प्रेशर डिक्रीज करता है, ठीक है। अगर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो मीन्स हमारी क्या है
कि solubility of oxygen in blood डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहां पे क्या है, प्रेशर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। प्रेशर डिक्रीज होने से क्या है कि जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो जिसकी वजह से क्या है कि पर्सन क्या एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं, एनोक्सिया डिसीज। इसमें क्या है कि मेंटली कंफ्यूजन, एंड टायर्डनेस एक्सपीरियंस करता है कोई पर्सन। ओके, तो एक हमारा ये एग्जांपल था किसका, या एप्लीकेशन था सॉरी, हेनरीज लॉ का। ओके, हेनरीज लॉ से ही हमें पता चलता है कि प्रेशर के बढ़ाने से, प्रेशर अगर हमारा इंक्रीज करता है तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो इंक्रीज कर जाएगी। अगर प्रेशर हमारा डिक्रीज करता है तो हमारी जो सॉल्युबिलिटी है गैस की इन लिक्विड वो हमारी इंक्रीज करेगी। ओके, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे हम इसकी, वो जस्ट इसके अपोजिट होगी। क्या है, इन द डीप सी डाइविंग। सी डाइविंग कौन करते हैं, स्कूबा डाइवर्स। ठीक है, तो सपोज ये हमारे पास क्या है कि सी है, कोई समुद्र है, और इसमें यहाँ पे हमारा क्या है, कोई पर्सन है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम जितना डीप सी वाटर में जाते हैं वहां पे क्या है, हमारा प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। इन डीप सी प्रेशर क्या है हमारा इंक्रीज करता है। तो हेनरी लॉ क्या कहता है कि अगर हमारा प्रेशर बढ़ रहा है तो मीन जो हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है इन लिक्विड वो इंक्रीज करेगी। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो पर्सन है इसके जो ब्लड में क्या है कि हमारी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो गैसेज हैं वो ज्यादा डिजोल्व होंगी, मींस मोर O2 एंड N2 dissolved in blood। ठीक, और जैसे ही क्या है कि ये जो पर्सन है जैसे ही नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में आता है तो उसमें क्या है कि जो हमारी नाइट्रोजन डिजोल्व हुई है उसके ब्लड में वो डिजोल्व ही रहती है। तो जिसकी वजह से क्या है कि जो उसकी कैपिलरीज होती हैं बॉडी में उनमें क्या है बैंड क्रिएट हो जाते हैं। ओके, क्रिएटिंग बैंड्स। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है इनमें स्कूबा डाइवर्स में, क्या कि जैसे हम डीप सी में जा रहे हैं तो वहां पे प्रेशर इंक्रीज करता है। प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा कि जो हमारी गैस की सॉल्युबिलिटी है जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्लड में उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। और जैसे ही पर्सन नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में आता है तो हमारी क्या है कि नाइट्रोजन ऑलरेडी डिजोल्व है ब्लड में, तो उसकी वजह से क्या है कि जो कैपिलरीज होती हैं उनमें बैंड क्रिएट हो जाते हैं। ओके, तो ये हमारी एप्लीकेशंस थी हेनरीज लॉ की। अब हम इसके बाद कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए। ओके, रेस कर देता हूँ।
मिनट में ले लो। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, if N2 gas is bubbled through water, at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas dissolved in 1 liter of water okay, assume that nitrogen exert a partial pressure of 0.987 बार, और यहाँ पे हमें क्या है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में कि एच की वैल्यू क्या है 76.48 किलो बार। ओके तो हमें क्या है कि मिलीमोल्स क्या है क्वेश्चन, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर देन हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो मीन्स हमें कि जो नाइट्रोजन गैस है उसके कितने मोल्स हमारे क्या है वाटर में डिसॉल्व हैं ये बताना है हमें, और हमें क्या है पार्शियल प्रेशर भी गिवन है और हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है। तो हमारा हेनरी लॉ क्या कहता है कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर है किसी भी गैस का, सपोज यहाँ हमें नाइट्रोजन दे रखी है, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 के। ठीक है, यही तो होता है हमारा हेनरी लॉ। तो यहाँ पे हमें क्या है कि पार्शियल प्रेशर की वैल्यू दे रखी है कितनी 0.987 बार, ठीक। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 76.48, किलो को हम किलो बार को बार में कन्वर्ट कर लेंगे इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, बार से बार कैंसिल। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ऑन सॉल्विंग वी गेट यहाँ से जो हमारे मोल फ्रैक्शन N2 के हैं वो कितने आएंगे 0.0129 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो ये हमारे क्या है मोल फ्रैक्शन आ गए N2 के। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मिलीमोल्स। ओके, यहां से हमने ये सॉल्व करा तो हमें ये मिल गया। अब मिलीमोल्स कैसे निकालेंगे, ये क्या है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इंडिविजुअल मोल ओवर टोटल मोल्स। तो इंडिविजुअल मोल क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.0129। तो अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लें नाइट्रोजन के, तो हम मिलीमोल्स भी बता सकते हैं उसके कितने होंगे। पर हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमें क्या है कि वाटर के भी निकालना होगा। और वाटर से रिलेटेड हमें क्या इन्फॉर्मेशन है कि वॉल्यूम गिवन है हमें वाटर का।
तो यहाँ पे हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम कितना दे रखा है वाटर का, 1 लीटर। हमें क्या पता है, डेंसिटी पता है हमें वाटर की कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम। ओके, अब हमने ये डेंसिटी क्यों लिखी है कि हम वॉल्यूम से इसका मास फाइंड आउट कर लेंगे। डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। ओके, मास, और 1 ml को हम 1000 ml लिख सकते हैं। 1 लीटर को, सॉरी 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो यहाँ से जो मास ऑफ वाटर है वो कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम। ओके, तो अगर हम 1000 ग्राम, और अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने हैं तो हम वो कैसे निकालेंगे कि गिवन वेट कितना है, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई इट्स मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास कितना होता है, 80। तो ये क्या आएगा, 55.5 मोल्स। तो यहाँ से हमें मोल्स ऑफ वाटर मिल गए। ओके, कैसे निकाला कि हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। डेंसिटी हमें वाटर की पता ही है 1 ग्राम पर ml होती है। तो हमने सिंपली फॉर्मूला लगाया, डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम। तो हमने यहाँ डेंसिटी की वैल्यू पुट करी, वॉल्यूम की पुट करी, तो यहाँ से हमें क्या मिला, मास ऑफ वाटर मिल गया। अब मास ऑफ वाटर से हमने क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। तो अगर हम इधर देखें कि वाटर के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ मोल्स हमारे केस के नाइट्रोजन के बहुत ही ज़्यादा कम होंगे, तो मीन्स हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि जो नाइट्रोजन के मोल्स हैं वो वाटर के कंपैरिजन में बहुत कम होंगे, क्योंकि ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट तो वैसे भी लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इनटू, ओके, तो थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। ओके, तो यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास क्या है, मोल्स ऑफ वाटर हमारे आ गए। तो अगर हमें मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालने तो वो कैसे निकालेंगे कि 0.0129 इंटू 10⁻³ इंटू मोल्स ऑफ वाटर। अब मोल्स ऑफ वाटर कितने हमारे, इतने। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 0.716। ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी क्योंकि ये इधर चले जाएगा ना नीचे, 10⁻³ ओके, इंटू 10⁻³ माइनस। तो ये हमारे क्या आ गए, मोल्स। और हमें पूछे थे मिली मोल्स, तो 0.716 मिलीमोल्स, यही है हमारा आंसर। तो सिंपल था, ये कैसे हमें अप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देख लीजिए आप एक बार इसे।
ये भी सिमिलर सा ही क्वेश्चन है। क्या गिवन है कि KH हेनरी कांस्टेंट फॉर CO2 at 298 Kelvin कितना है इज 1.67 into 10⁻8 पास्कल। ओके, हमें क्या बताना है, कैलकुलेट mass of CO2 dissolved in 500 ml of water at 2.5 atm pressure, CO2 pressure at 298 Kelvin। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पिछले वाले से ही रिलेट करता है कि यहाँ पे भी हमें क्या है कि KH की वैल्यू दे रखी है हेनरी कांस्टेंट की, और यहाँ हमें प्रेशर भी दे रखा है CO2 का, और यहाँ पे क्या पूछा है, वहाँ पे हमसे पिछले क्वेश्चन में मिलीमोल्स कैलकुलेट करवाए थे, यहाँ हमसे मास कैलकुलेट करवाता है। ओके, तो फॉर्मूला तो हमारे पास सेम ही है कि हमारा क्या है कि जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो यही अप्लाई करते हैं, पर यहाँ पे क्या है, हमारा जो पार्शियल प्रेशर है वो ATM में गिवन है और हेनरी कांस्टेंट पास्कल में गिवन है। तो हमारा क्या रिलेशन होता है, हम इसे क्या है पास्कल में कन्वर्ट कर लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है 2.5 ATM। तो हमारे पास क्या रिलेशन होता है कि 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 into 10⁵ पास्कल। ओके, ओके, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2.525 into 10⁵ पास्कल। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है कि हमारा पार्शियल प्रेशर जो है CO2 का वो भी पास्कल में और हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी पास्कल में। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। ठीक है, तो हम फॉर्मूले में अपनी वैल्यू पुट करते हैं। पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है, ठीक, KH की वैल्यू क्या है 1.67 into 10⁸ पास्कल। यहाँ से हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे मोल फ्रैक्शन CO2 के कितने आएंगे, ऑन सॉल्विंग वी गेट ठीक है, तो ये आ गए हमारे मोल फ्रैक्शन। और हम इसका सेम मोल फ्रैक्शन क्या होता है, गिवन मोल ओवर गिवन मोल या इंडिविजुअल मोल ओवर टोटल मोल्स। तो मोल ऑफ CO2 किस किस में डिवाइड होगा, मोल ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, CO2 किस में डिसॉल्व है, वाटर में। अब सिमिलरली हम यहाँ पिछले क्वेश्चन की तरह फिर लगा लेंगे। हमें वाटर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमें 500 ml वाटर गिवन है। वॉल्यूम ऑफ H2 कितना है 500 ml। तो यहाँ से हम फिर से वेट लगा लेंगे, डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी का फॉर्मूला मास ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ से जो मास है
वाटर का कितना आ जाएगा, मास ऑफ वाटर इज 500 ग्राम, ठीक है। और यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने आएंगे, गिवन वेट ओवर मॉलिक्यूलर मास दैट इज 18। ओके, तो ये क्या है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, तो वाटर की रेस्पेक्ट में हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज्यादा होंगे। ठीक, मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इनटू 1.5 इंटू 10⁻⁻3। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन वेट ओवर मोलर मास। CO2 का मोलर मास कितना होता है, कार्बन का कितना होगा 12 और ऑक्सीजन का 32, तो इसका कितना होगा 44। सिमिलरली जो वाटर के हमने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ कैलकुलेट कर लिए, गिवन वेट 500 ग्राम ओवर मॉलिक्यूलर मास 80। ठीक है, तो यहाँ से जो हम वेट कैलकुलेट करेंगे वो आता है हमारा 1.8 ग्राम। और हमसे क्या पूछा था, हमसे वेट ही पूछा था कि CO2 का कितना वेट या कितना मास हमारा वाटर में डिसॉल्व होगा। ओके, तो यही था हमारा आज का टॉपिक। हमने इससे इसकी एप्लीकेशन और इसके कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करे कि जिससे हमें समझ में आए कि हमें हेनरी लॉ को कैसे अप्लाई करना है। ओके, थैंक यू।